फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जेवी साइंस स्टडी पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होने जा रहा है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रोगों के बारे में, जो कि अपनी क्लास चल रही है। पिछले अपन ने 6 क्लास पढ़ी है, उसमें हमने रोगों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की है। आज हम पढ़ेंगे जीवाणुजनित रोगों के बारे में। ऐसे रोग जो जीवाणुओं द्वारा होते हैं, उन रोगों के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जीवाणुजनित रोग। उससे पहले हम एक रोग के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है कैंसर। हालांकि ये जीवाणुजनित नहीं है, ये जीवाणुजनित नहीं है कैंसर। इस रोग के बारे में पढ़ेंगे। ये एक असंक्रामक रोग है। कैसा रोग है? असंक्रामक। असंक्रामक का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, ये संक्रमण के द्वारा नहीं फैलता, असंक्रामक रोग है। अब ये होता कैसे दोस्तों? तो कैंसर रोग होता है कोशिकाओं की अनियमित गति के कारण। कोशिकाओं की, या मैं लिखता हूँ रीजन के कारण क्या है कैंसर रोग होने का? तो कोशिकाओं की अनियमित गति या अनियमित वृद्धि, अनियमित वृद्धि के कारण होता है। हमारे शरीर में क्या है, कोशिकाओं की जब गति असामान्य हो जाती है या अनियंत्रित हो जाती है, तो उसके फलस्वरूप क्या बनते हैं हमारे शरीर में? उत्तक बनते हैं। उत्तकों के अनियमित पिंड बन जाते हैं। जब खूब सारी कोशिकाएं मिल जाती है, अनियमित गति होती जाती है उनकी, तो फैल कर क्या बन जाती है? वो एक पिंड का रूप धारण कर लेती है, जिसको ट्यूमर बोला जाता है। उसे हम ट्यूमर बोलते हैं। और ये ट्यूमर ही क्या कहलाते हैं? कैंसर कहलाते हैं। ये ट्यूमर ही कैंसर कहलाते हैं। दोस्तों, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन इम्पोर्टेंट कीजिएगा इसको। कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ये शायद मैंने आपको हमारी कोशिका से संबंधित 5 क्लास हो चुकी है, पहले प्ले लिस्ट में जाकर देखना। प्ले लिस्ट बनी हुई है साइंस बायोलॉजी के नाम से। उसमें अपनी सेल कंप्लीट कर लिया हमने 5 क्लासों में। 6 नंबर की क्लास हमारे रोगों से संबंधित हो चुकी है, जिसमें रोगों के बारे में सामान्य जानकारी आपको दी गई है। और आज ये 7वीं क्लास है। इसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं जीवाणुजनित रोगों के बारे में। लेकिन उससे पहले हमने कैंसर के बारे में चर्चा की। कैंसर जीवाणुजनित रोग नहीं है, ये एक असंक्रामक रोग है और कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि के कारण होता है। और इस फलस्वरूप अनियमित पिंड बन जाती है, जिनको ट्यूमर बोला जाता है। और ये ट्यूमर क्या कहलाता है? कैंसर रोग कहलाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। अब बात करें विश्व कैंसर दिवस की, तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। या फिर इसको इंग्लिश में अगर आप बोल दो तो डिजीज ऑफ सेल, DIS, जैसे डिजीज ऑफ सेल मतलब कोशिकाओं की बीमारी के नाम से भी आप क्या बोल सकते हो? कैंसर को बोल सकते हो कि कोशिकाओं की बीमारी क्या कहलाती है? कैंसर कहलाती है। तो ये तो बात हो गई अपने कैंसर के बारे में सामान्य। अब कैंसर के बाद में हम आगे बढ़ते हैं जीवाणुजनित रोगों के बारे में। तो जीवाणुजनित रोग देखिए क्या हो जाएगा। जीवाणु जनित रोग। हम रोगों के बारे में पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी जानकारी जीवाणु के बारे में भी होनी चाहिए कि जीवाणु क्या है, किसने खोज की। तो देखो, जो रोग जीवाणुओं से होते हैं, जो रोग जीवाणुओं द्वारा होता है, तो नाम से साफ हो रहा है कि जीवाणुजनित कहलाते हैं। अब जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु या बैक्टीरिया? बैक्टीरिया खोज की गई दोस्तों ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक द्वारा। ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक द्वारा बैक्टीरिया खोज की गई। ये हॉलैंड के रहने वाले थे। और नामकरण किया जीवाणु का। नामकरण किसने किया? इन्होंने तो सिर्फ खोज किया कि कुछ ऐसा जीव है और इसका नामकरण किया एरेनबर्ग द्वारा। ये हमारी क्विज में आपको बताया जा चुका है। हमारी साइंस क्विज भी चलती है, जिसमें भी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। उसमें आपसे 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 10 क्वेश्चन तो मैं आपको बताता हूँ
ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शंस का भी मतलब बताया जाता है उसमें, और लास्ट में 11वां नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो आपके लिए होमवर्क होता है। तो क्विज को भी देखना ना आप भूलिए, और 11वें नंबर के क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर भी कीजिए। फिर बात करते हैं आगे कि जीवाणु का अध्ययन खोज कर ली ल्यूवेनहॉक ने, नामकरण कर दिया एरेनबर्ग ने, और जीवाणु का अध्ययन कहलाएगा दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी। इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं, और लॉजी जिस शब्द के अंत में लग जाता है उसका मतलब हो जाता है अध्ययन, तो उसको बोल देंगे हम बैक्टीरियोलॉजी, या फिर हिंदी में लिख सकते हो आप बैक्टीरियोलॉजी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, हम रोगाणुओं के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर आगे हम जीवाणुओं के बारे में पढ़ेंगे। अब एक होता है रोगाणु सिद्धांत। रोगाणु सिद्धांत दोस्तों, इसके बारे में काफ़ी टाइम पूछा जाता है एग्जाम में कि रोगाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। तो रोगाणु सिद्धांत दिया गया दोस्तों आपके फ्रांस के वैज्ञानिक थे लुईस पास्चर। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा रोगाणु सिद्धांत दिया गया। इन्होंने बताया कि जो रोग होते हैं वो सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से होते हैं, जिसे रोगाणु सिद्धांत बोला जाता है कि रोग क्या होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके संक्रमण से होते हैं, उनके द्वारा फैलने से होते हैं। सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से क्या होते हैं? रोग होते हैं। इन्होंने बताया ऐसा। फिर इन्होंने जीवाणुओं को क्या बोला? इन्होंने जर्म बोला जीवाणुओं को। इन्होंने जीवाणुओं को क्या बोला? जर्म। जैसा कि आप देखते हो एडवर्टाइजमेंट में आता है ना जर्म वगैरह का, तो जीवाणुओं को इन्होंने बोला जर्म। और एक इम्पोर्टेंट बात, एक ई कोलाई नामक जीवाणु होता है। ई कोलाई जीवाणु, इस नाम का एक जीवाणु होता है जो कहाँ पाया जाता है? मानव की आंत में। हमारे मतलब मनुष्य की आंत में, मानव की आंत में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? परजीवी के रूप में पाया जाता है। और इसका काम क्या है कि ये इंसुलिन का उत्पादन करता है। ये हेल्पफुल है हमारे लिए, जो क्या करता है कि जो इंसुलिन का उत्पादन करता है, या फिर उत्पादन में सहायक है। इंसुलिन उत्पादन में सहायक है ये दोस्तों। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए रोगाणु सिद्धांत दिया गया लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक द्वारा। इन्होंने बताया कि जो रोगाणु होते हैं वो सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से होता है, और इन्होंने सूक्ष्म जीवों को क्या बोला? जर्म बोला इन्होंने। फिर एक आता है ई कोलाई नामक जीवाणु, मानव की आंत में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? परजीवी के रूप में पाया जाता है। और ये क्या करता है? इसका काम क्या है? इंसुलिन का उत्पादन करता है। इंसुलिन उत्पादन में सहायक है। फिर इसके बारे में बात करते हैं लुईस पास्चर के बारे में। लुईस पास्चर के बाद चलते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक पाश्चुकरण तकनीक की खोज की दोस्तों। किसकी खोज की? पाश्चुरीकरण, इस तकनीक की इन्होंने खोज की। पाश्चुकरण तकनीक की खोज की किसके द्वारा की गई? लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक द्वारा। अब ये क्या होता है? पाश्चुरीकरण क्या होता है? देखिए, किसी भी तरल पेय पदार्थ को, ऐसा कोई भी पदार्थ जो तरल हो, पीने लायक पदार्थ हो या फिर तरल पेय पदार्थ, उसको क्या किया जाए? 60 डिग्री सेल्सियस पर लगातार 30 मिनट तक गर्म किया जाए। लगातार 30 मिनट तक गर्म किया जाए। 30 मिनट तक गर्म किया जाए, या फिर उसी को टेम्परेचर बढ़ा दो, 62 डिग्री सेल्सियस कर दो और 30 की जगह 20 मिनट कर दो तक गर्म किया जाए। तो क्या होता है? उसमें जितने भी जीवाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। उस तरल पेय पदार्थ में जितने भी जीवाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसी को क्या बोला इन्होंने? पाश्चुकरण तकनीक बोला इन्होंने। तो ये इतना आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इन्होंने पाश्चुरीकरण तकनीक की खोज की, और इन्होंने बताया कि किसी भी तरल पेय पदार्थ को 60 डिग्री सेल्सियस पर लगातार 30 मिनट तक या फिर 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक गर्म करने पर उसमें जितने भी जीवाणु उपस्थित होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और इसी को उन्होंने नाम दिया पाश्चुरीकरण। अब जब हम जीवाणु के बारे में पढ़ रहे हैं तो 2 इम्पोर्टेंट जीवाणु के नाम और बता देता हूँ मैं आपको। एक आता है लैक्टोबैसिलस दोस्तों,
लैक्टोबैसिलस। एक जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस, शायद आप में से बहुत सारे जानते भी होंगे इसके बारे में। लैक्टोबैसिलस कौन सा है? लैक्टोबैसिलस होता है दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु, दही में बदलने वाला जो जीवाणु होता है उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। दोस्तों ये याद कीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम पूछा भी गया है कि दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। और अगर इसके बजाय आपको दूध को दही में बदलने वाले एंजाइम के बारे में पूछ लिया जाए कि दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है, तो एंजाइम आपको बताना है रेनिन। एंजाइम आपको बताकर चलना है रेनिन। जीवाणु की बात की तो लैक्टोबैसिलस, और अगर एंजाइम की बात की जाए तो रेनिन। तो ये तो बात थी दोस्तों अभी तक सामान्य जानकारी की, हमारे जीवाणु के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी मैंने। उसके लिए अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो कि था अपना जीवाणु जनित रोग। तो अपना मुख्य फोकस अपने को करना है इस पर, हालांकि उसको भी याद रखना है, वो भी हमने आपको इम्पोर्टेंट बातें बताई थी, इसको भी आपको फोकस करना है। यह है जीवाणु जनित रोग कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। हम पहले पढ़ रहे हैं टीबी के बारे में। पहला आपको सब डिटेल से बताता चलूँगा, फिर लास्ट में आपको ट्रिक के माध्यम से याद भी करवाती रहेगा। पहला टीबी, जिसका दूसरा नाम क्या है? क्षय रोग। फिर इसका तीसरा नाम की बात की जाए तो तीसरा नाम इसको तपेदिक भी बोला जाता है दोस्तों, इसको हम तपेदिक भी बोल सकते हैं। चौथे की बात की जाए तो इसको यक्ष्मा भी बोला जाता है, यक्ष्मा रोग, या फिर इसको आप और बोल सकते हो ट्यूबरक्लोसिस। तो इसके 5 नाम आपको दिख रहे होंगे। पहला टीबी, दूसरा क्षय, तीसरा तपेदिक, चौथा यक्ष्मा और 5वां ट्यूबरक्लोसिस। इन नामों से इसको जाना जाता है टीबी रोग को। अब बात करते हैं इसके रोगजनक के बारे में, इसको फैलाने वाला कौन सा जीवाणु है, रोगजनक किसके कारण उत्पन्न होता है। तो रोगजनक होता है इसका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस इस नाम का जीवाणु होता है। इस जीवाणु द्वारा क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस, यहाँ भी से आएगा ट्यूबरक्लोसिस, इस नाम का जीवाणु होता है। इस जीवाणु के द्वारा क्या फैलता है? ये रोग फैलता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। संक्रमण कैसे होता है दोस्तों इसका? तो ये क्या करता है? हवा से फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है, ये हवा से फैलता है। इसलिए बोला जाता है कि जिस व्यक्ति को टीबी है उससे हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें सबसे अधिक ये जीवाणु मानव फेफड़ों को प्रभावित करता है। वैसे तो नुकसान तो शरीर के सभी अंगों को करता ही है, लेकिन सर्वाधिक अगर नुकसान की बात की जाए तो फेफड़े प्रभावित होते हैं। फेफड़े सर्वाधिक प्रभावित होते हैं इस रोग में। आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, साथ के साथ देखिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि पीडीएफ से क्या होगा, आप उसको देख लोगे या फिर लिख लोगे। अगर खुद के हाथ से नोट्स बनाओगे ना तो उसका जैसा तो कोई नोट्स होगा ही नहीं। अपने खुद से हाथ से बनाए हुए नोट्स हमें याद भी रहते हैं और हम अपने हिसाब से उनको जब भी देखेंगे तुरंत याद हो जाएगा वो। तो पीडीएफ तो आपको नहीं मिलने वाली इसके नीचे, आपको सेल्फ नोट्स बनाते हुए चलना है। अब इसका रोकथाम के बारे में बात करते हैं। हमने रोगजनक के बारे में बात कर लिया, संक्रमण कैसे होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़े सर्वाधिक पर। अब इसकी रोकथाम की बात करेंगे कि इसको इलाज क्या है इसका। तो रोकथाम एक ही है दोस्तों इसका, एक तो संक्रमित व्यक्ति से अपने को क्या करना है, दूरी बनाकर रखनी है। जिस भी व्यक्ति को ये हो रख सका है तो उससे दूरी, पहला तो है संक्रमित व्यक्ति से, जैसे अभी चल रहा है वायरस, कोरोना वायरस, संक्रमित व्यक्ति से दूरी, वैसे संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर चलनी है। और दूसरा होता है BCG का टीका लगवाना। इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है। BCG का टीका लगाया जाता है इसके लिए, बेसिलस क्लेमेटी गुरीन। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी बेसिलस क्लेमेटी गुरीन। ये एक टीका आता है, इसका टीका लगाया जाता है किसके लिए? BCG का टीका लगाया जाता है टीबी के लिए। ये भी आपसे पूछा जाता है। अब बात करते हैं टीबी दिवस। टीबी दिवस कब मनाया जाता है?
ये भी काफ़ी टाइम में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डेट के बारे में कि कब मनाया जाता है, तो टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों टीबी एक ऐसा रोग है जिससे क्या होता है, विश्व में सर्वाधिक मृत्यु होती है। टीबी को क्या होता है, टीबी रोग से विश्व में सर्वाधिक मृत्यु होती है। विश्व में सर्वाधिक मृत्यु किससे होती है, टीबी रोग से। तो इसलिए WHO, आप सभी जानते होंगे, अभी काफ़ी न्यूज़ में WHO कोरोना कारण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इसका फुल फॉर्म रहेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म रहेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका फुल फॉर्म रहेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, NIGATION, सॉरी ORGNATION, ये चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में फिर आता है कि इससे सर्वाधिक मृत्यु होती है, तो WHO ने क्या किया, इसको एक नाम दिया, जो क्या नाम है, विश्व आपदा। विश्व आपदा, ये इन्होंने नाम दिया, किसको, WHO ने नाम दिया टीबी को, विश्व आपदा का नाम दिया इन्होंने कि इससे सर्वाधिक मृत्यु होती है, तो इसे विश्व आपदा का नाम देते थे या संज्ञा देते। अब टीबी तो एक परीक्षण किया जाता है दोस्तों, टीबी तो एक परीक्षण किया जाता है। तो उस परीक्षण को क्या बोला जाता है, उस परीक्षण को बोला जाता है, एक तो होता है रिंग टेस्ट, जिससे पता चलता है कि टीबी है या नहीं, रिंग टेस्ट। और एक और है जिसको बोल सकते हो आप मैनटॉक्स, MNTOUX। ये परीक्षण होते हैं, 2 परीक्षण होते हैं टीबी हेतु जो किए जाते हैं। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं इसके बारे में, आगे बताता हूँ मैं आपको डॉट्स के बारे में। तो दोस्तों हम टीबी के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने टीबी के लिए आपको बता दिया। अभी मैनटॉक्स परीक्षण किया जाता है, रिंग टेस्ट किया जाता है, टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, और WHO ने इसे विश्व आपदा संज्ञा दी। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये हर वर्ष मनाया जाता है 7 अप्रैल को। दोस्तों इसको याद कीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा गया है ये कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है। अब चलते हैं टीबी हेतु और क्या किया जाता है। टीबी हेतु डॉट्स प्रणाली दी जाती है दोस्तों, कौन सी दी जाती है, डॉट्स। जब टीबी हो जाता है तो डॉट्स प्रणाली दी जाती है। अब डॉट्स क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। दोस्तों ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, डॉट्स की फुल फॉर्म हो जाएगी। इसके लिए फिर आगे चलते हैं हम टीबी के एंटीबायोटिक्स की। टीबी के लिए कौन सा एंटीबायोटिक्स लिया जाता है, एंटीबायोटिक। टीबी के लिए कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाता है, तो टीबी के लिए दिया जाता है दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन। टीबी के लिए दिया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि टीबी के लिए कौन से एंटीबायोटिक दी जाती है। टीबी के लिए दी जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये टीबी के लिए दिया जाता है। तो इससे ज़्यादा बार आपसे टीबी के बारे में नहीं पूछ सकता, तो आपको टीबी के बारे में कम्प्लीटली समझ में आया होगा। दोस्तों अभी तक हमने आपको जो बताया उसको अगर समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा जल्दी चला होगा, तो एक बार वीडियो को धीरे धीरे करके देखिएगा, पीछे वापस जाकर। ये आप नोट्स भी बना के चल सकते हो अपना, कि टीबी के बारे में हमने जो पढ़ा है वो कंप्लीट पढ़ा है। टीबी एक जीवाणुजनित रोग है। अब दूसरे जीवाणुजनित रोग की बात करते हैं, तो दूसरा पढ़ेंगे हम टाइफाइड। पहले आपने टीबी पढ़ लिया, दूसरा हम पढ़ेंगे टाइफाइड। अब टाइफाइड की बात करते हैं दोस्तों, टाइफाइड का दूसरा नाम, जैसे टीबी के 5 नाम थे अन्य, वैसे टाइफाइड का दूसरा नाम हो गया एक तो मियादी बुखार। टाइफाइड को कौन सा बोला जाता है, मियादी बुखार भी बोला जाता है।
या फिर इसको मोतीजरा बोला जाता है, मोतीजरा, ये दूसरा नाम हो गया टीबी का, इसका सॉरी टाइफाइड का। और एक बोला जाता है इसको आंत की बुखार, आंत की बुखार। अभी आपको बताऊंगा कि इसको आंत की बुखार क्यों बोला जाता है, इसको आंत की बुखार बोला जाता है। अब बात करते हैं इसके रोगजनक की, कि इसका रोगजनक कौन सा है, रोगजनक। तो इसका रोगजनक हो जाएगा साल्मोनेला, साल्मोनेला, ये इसका रोगजनक हो गया साल्मोनेला टाइफी, ये इसका रोगजनक हो गया। अब बात करते हैं इसके संक्रमण की, संक्रमण कैसे होता है, ये टाइफाइड अपने कैसे होता है दोस्तों। तो संक्रमण की बात करते हैं। संक्रमण में क्या होता है, दूषित जल और दूषित भोजन से फैलता है। ये दोस्तों दूषित जल, जब हम दूषित जल पी लेते हैं या फिर दूषित भोजन कर लेते हैं तो हम क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। दूषित जल या दूषित भोजन द्वारा ये फैलता है, दूषित जल या दूषित भोजन द्वारा फैलता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, सबसे ज़्यादा छोटी आंत प्रभावित होती है। इसमें कौन सा प्रभावित होता है अंग, सबसे ज़्यादा छोटी आंत प्रभावित होती है। इसमें सबसे ज़्यादा छोटी आंत प्रभावित होती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा छोटी आंत प्रभावित होती है इसमें। फिर इसके लिए परीक्षण की बात की जाए, एक बार थोड़ा लक्षण देख लेते हैं। इसमें लक्षण क्या होता है, इसमें दोस्तों लगातार क्या होता है, उल्टी और दस्त हो जाता है, उल्टी और दस्त हो जाते हैं मरीज को। और क्या हो जाता है, शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। निर्जलीकरण का मतलब शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक विडाल परीक्षण किया जाता है दोस्तों, विडाल परीक्षण। इसको याद कीजिएगा आप, इम्पोर्टेंट मार्क करके चलिएगा कि विडाल परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है। तो विडाल परीक्षण किया जाता है आपके टाइफाइड के लिए। अब इसके रोकथाम के उपचार भी होंगे कि इसके लिए एक तो विडाल परीक्षण तो हो गया कि टीबी का पता लगाते हैं तो विडाल परीक्षण किया जाता है, सॉरी टाइफाइड का पता लगाते हैं तो विडाल परीक्षण किया जाता है। इसमें क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है, हाइड्रेशन हो जाता है इसमें। इस निर्जलीकरण को इंग्लिश में आप बोलते हो हाइड्रेशन, HYDREATION, हाइड्रेशन। या फिर इसमें रोकथाम का उपाय बताऊं मैं आपको, रोकथाम या फिर इलाज क्या होता है। तो इलाज होता है इसमें ORS का घोल पिलाना चाहिए दोस्तों, किसका, ORS का घोल पिलाना चाहिए। अब ORS की फुल फॉर्म आपको पता होगी, नहीं पता होगी, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ओरल रिहाइड्रेशन, मतलब देखिए हाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण हो जाता है, फिर उसको क्या कहते हैं, रिहाइड्रेशन मतलब दोबारा उसमें शरीर में पानी का निर्माण किया जाता है, रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, SOLUTION। ORS का क्या किया जाता है, घोल पिलाया जाता है, ORS का घोल पिलाया जाता है। उसके बाद में ORS का घोल पिलाना चाहिए दोस्तों। ORS का घोल कैसे पिलाना चाहिए, या फिर एक और होता है कि शुगर और साल्ट का रेशियो रखकर पिला सकते हैं हम, चीनी और नमक का हम घोल पिला सकते हैं मरीज को। अगर ORS नहीं तो 4:1 में, मतलब 4 चम्मच आपको चीनी की लेनी है, 1 चम्मच आपको नमक की लेनी है, ऐसे करके आप उसको घोल भी पिला सकते हो। या फिर दूसरा आता है टीका। तो टाइफाइड के लिए टीका कौन सा लगाया जाता है, तो टीके की बात करें तो टीका लगाया जाता है दोस्तों TAB का। टाइफाइड के लिए टीका लगाया जाता है TAB का। ये याद रखिएगा कि टाइफाइड के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, TAB का। TAB की फुल फॉर्म टाइफाइड, टाइफाइड इसके टीके की फुल फॉर्म टाइफाइड पैराटाइफाइड, PARATYPHOID, टाइफाइड पैराटाइफाइड A and B, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी TAB की। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे समझ में होगा। हमने पहले बात की टीबी के बारे में, कैंसर के बारे में, फिर टीबी के बारे में और टाइफाइड के बारे में। तो यहाँ तक अपने हो गया दोस्तों। अब हम 2 रोग हमने पढ़ लिए, अब तीसरे रोग के बारे में पढ़ते हैं हम। तीसरा जीवाणु जनित की बात कर रहा हूँ दोस्तों। वैसे तो हमने कैंसर भी पढ़ा था, लेकिन कैंसर जीवाणु जनित नहीं है, आपको पता है हमने पढ़ा। फिर उसके बाद में 2 रोग जीवाणु जनित के बारे में, पहला हमने पढ़ा टीबी, दूसरा पढ़ा हमने टाइफाइड। तीसरा हम पढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं कुष्ठ रोग। दोस्तों कुष्ठ रोग भी जीवाणु जनित है।
तो इन रोगों को आप याद करके चलिएगा। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में, जब कंप्लीट हो जाएंगे रोग उस टाइम मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। लेकिन अभी आप लोग साथ में याद करके चलिएगा कि जीवाणु रोग कौन कौन सी है। काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको 3 ऑप्शन देते थे और एक ऑप्शन में आपको बोला जाता है कि इनमें से निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, कौन सा जीवाणु जनित रोग है। तो फिर वहाँ पर आप कन्फ्यूजन हो जाते हो कि कौन सा जीवाणु जनित है, कौन सा वायरस जनित है, कौन सा प्रोटो जनित है, कौन सा कवक जनित है, ऐसा रोग हो जाता है। तो मैं आपको सभी रोग पढ़ाऊंगा। जीवाणु जनित चलेंगे पहले, उसके बाद में फिर हम चलेंगे वायरस जनित रोग के बारे में, फिर हम चलेंगे प्रोटो जनित, कवक जनित, जो भी होगा सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम नाम पढ़कर छोड़ देंगे ट्रिक से, नहीं, हम डिटेल से पढ़ेंगे। काफ़ी टाइम इनके परीक्षण के बारे में पूछ लिया जाता है, इनके टीके के बारे में पूछ लिया जाता है, इनके डे के बारे में पूछ लिया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहला हम ये पढ़ रहे हैं अभी कुष्ठ रोग, और इसको बोला जाता है दूसरा हैंसेन का रोग, हैंसेन का रोग इसको बोला जाता है। एक तो कुष्ठ रोग, दूसरा बोला जाता है हैंसेन का रोग। अब इसके रोगजनक की बात की जाए कि इसका रोगजनक कौन सा होगा, तो इसका रोगजनक होगा दोस्तों माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। आपको काफ़ी टाइम इनके रोगजनक के बारे में भी पूछा जाता है, बहुत टाइम पूछा जाता है कि इनका रोगजनक कौन सा है, तो रोगजनक भी आप याद करके चलिएगा। अब संक्रमण कैसे होता है, अब कुष्ठ रोग आप सभी जानते हो। संक्रमण कैसे होता है कि लंबे समय तक रोगी के संपर्क में रह जाए, फिर उसको हम छू ले, उसको छूने से फैलता है, एक संक्रामक रोग है। लक्षण कैसा होता है इसका, मतलब त्वचा आपकी संवेदनशील हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उस पर धब्बे हो जाते हैं और त्वचा गलने लग जाती है। कुष्ठ रोग के बारे में आप सभी जानते होंगे, तो नहीं लिख रहा मैं ज़्यादा यहाँ पर। त्वचा गलने लग जाती है, और इसका अपने को अगर सर्वाधिक प्रभाव देखा जाए, सर्वाधिक प्रभाव वैसे तो पूरी त्वचा पर ही पड़ता है, लेकिन इसका सर्वाधिक प्रभाव दोस्तों आपके पड़ता है अंगुलियों पंजों पर, हाथों की अंगुलियां व पंजों पर, इन पर इनका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि अपनी जो चमड़ी होती है वो गलना स्टार्ट हो जाती है, और साथ साथ आपके तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका रोकथाम और उपचार आपको पता ही होगा कि बचावी उपचार है बस इसका एक रोकथाम, या फिर आप बचाव कर सकते हो। तो इसका आपको बस इतना ही लिखना है कि बचावी उपचार है और संक्रमित व्यक्ति से आपको दूरी बनाकर चलनी है। इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे हम। और इसके लिए एक परीक्षण किया जाए दोस्तों, हाँ परीक्षण आपको इम्पोर्टेंट मार्क करके चलना है। कुष्ठ रोग के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो कुष्ठ रोग के लिए परीक्षण किया जाता है दोस्तों लेप्रोमीन, जैसे कि लास्ट में लेप्री है तो इससे याद कर लीजिएगा, लेप्रोमीन परीक्षण किया जाता है इसके लिए, लेप्रोमीन परीक्षण किया जाता है। अब बात करते हैं हम चौथे रोग के बारे में, आगे चलते हैं। तो चौथा रोग हम पढ़ेंगे हैजा, ये भी एक जीवाणुजनित रोग है दोस्तों, हैजा। तो इसका रोगजनक की बात करते हैं हम कि रोगजनक कौन सा हो जाएगा हैजा का, तो इसका रोगजनक हो जाएगा दोस्तों विब्रियो कोलेरी, इसका रोगजनक हो जाएगा विब्रियो कोलेरी, ये इसका रोगजनक हो गया। हैजा का रोगजनक हो जाएगा आपके विब्रियो कोलेरी। अब ये कैसे फैलता है, अब ये भी हैजा भी देखिए कैसे फैलता है, हैजा भी फैलता है। इसका संक्रमण के रोगजनक हमने पढ़ लिया हैजा का, अब पढ़ते हैं इसके संक्रमण के बारे में कि इसका संक्रमण कैसे होता है। तो इसका संक्रमण होता है दोस्तों दूषित जल और दूषित भोजन द्वारा, जैसा सेम टाइफाइड में था कि आप जब दूषित जल या फिर दूषित भोजन कर लेते हो तब ये फैलता है। ये दूषित जल या दूषित भोजन द्वारा। और इसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, इसमें भी दस्त हो जाते हैं और इसमें भी निर्जलीकरण हो जाता है शरीर का। और इसका उपचार भी क्या है हैजे का भी, आपको ORS का घोल पिलाना चाहिए। किसका, ORS का। इसमें भी शरीर में क्या हो जाता है, उल्टी दस्त होते हैं, निर्जलीकरण हो जाते हैं हैजे में, और इसके लिए ORS का घोल पिलाना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और दूसरा इसमें टीका कौन सा लगाया जाता है दोस्तों, टीका, तो टीका इंपॉर्टेंट है, टीके को याद रखिएगा कि इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, कोलेरा का टीका लगाया जाता है। हैजे के लिए कोलेरा का टीका लगाया जाता है दोस्तों, हैजे के लिए कोलेरा का टीका लगाया जाता है, इसको इतना याद रखिएगा आप।
तो हमने आज टोटल 4 पढ़ ली, टोटल तो 5 पढ़ लिए। वैसे हमने जीवाणुजनित 4 रोग पढ़े। कैंसर जीवाणुजनित रोग में नहीं आता है दोस्तों। कैंसर एक असंक्रामक रोग है जो कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि वो होता है अपनी जब कोशिकाएं होती है उनकी अनियमित वृद्धि के कारण पिंड बन जाते हैं जिनको ट्यूमर बोला जाता है, और उन्हीं को क्या बोलते हैं, कैंसर। उसी को कैंसर बोला जाता है। विश्व कैंसर दिवस मैंने आपको बताया 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस तरह हमने फिर 4 रोगों के बारे में पढ़ा, जीवाणुजनित 4 रोग जिनके बारे में हमने पढ़ा, डिटेल से पढ़ा। इनको आप याद कीजिएगा। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम फिर से जीवाणुजनित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। हम कम से कम 10 जीवाणुजनित रोग लेकर चलेंगे जिनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हम इनके आपको ट्रिक बताएंगे कि आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है। वैसे तो आपको कम्प्लीटली बता रहे हैं, फिर ट्रिक से पढ़ाएंगे। तो आज तक के लिए इतना है दोस्तों। जुड़ रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जेवी साइंस स्टडी को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हो तो। और सामने आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, तो उस बेल आइकन को आपको प्रेस करना है, दबाना है, और किस पर क्लिक करना है, ऑल पर करना है, ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे, अगर आपका नेट ऑन होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपका नेट ऑन भी नहीं है दोस्तों, तो हम वीडियो अपलोड कर देंगे, तो उसके बाद में क्या होगा, जैसे आप नोट ऑन करोगे तो आपके पास तुरंत हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। उससे आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। कब, जब आप ऑल पर क्लिक करोगे नोटिफिकेशन को। सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ आपको क्या करना है, इसको शेयर करना है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो बने रहने के लिए हमारे साथ धन्यवाद।